हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आदित्य पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था कि इतने में उसको सुजैन का फ़ोन आया। हेलो सुजैन, आदित्य ने फ़ोन उठाते हुए कहा। हेलो, मैंने यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारा काम हो गया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा काम में डिले हो गया, सुजैन ने कहा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आदित्य ने कहा। मैंने तुम्हें और विवान को मॉल में घुमाने का प्रॉमिस किया था मगर पूरा ना कर सका। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, सुजैन ने आदित्य से कहा। काम पहले आता है और घूमना फिरना बाद में। और वैसे भी विवान और मैंने मॉल में बहुत मज़ा किया। अच्छा किया जो तुमने हमें गेम जोन के बारे में बताया। आदित्य को सुजैन की बातें सुनकर लगा कि सुजैन को उस पर शक नहीं हुआ था। उसको सुजैन की बातों में हमदर्दी सुनाई दे रही थी। मैं अपनी गलती सुधार कर रहूँगा, आदित्य ने सुजैन से कहा। मैं तुम लोगों को बाद में कहीं और घुमाने ले चलूँगा। हाँ बिल्कुल, सुजैन आदित्य से बोली। जल्दी क्या है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। सुजैन ने आदित्य से थोड़ी और देर बात की। उसने आदित्य को भरोसा दिला दिया कि अभी भी उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। बात करके जैसे ही सुजैन ने फ़ोन रखा वैसे ही अंतरा वहाँ आ गई। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, अंतरा ने सुजैन से कहा। सुजैन अंतरा को देखकर शैतानी मुस्कुराहट दे रही थी और यह बात विवान भी मानता है। अंतरा की गोद में विवान खिलखिलाकर हंस रहा था। सुजैन ने विवान को अपनी गोद में ले लिया। देखते हैं आदित्य का अगला वार क्या होगा, सुजैन ने अंतरा से कहा। फिर सुजैन ने ऋषभ को फ़ोन मिलाया। तुम घर पहुंच गए? क्या जैक्सन भी तुम्हारे साथ है? सुजैन ने ऋषभ से पूछा। हाँ, वह मेरे साथ ही था, ऋषभ ने सुजैन को बताया। घर पहुंचने वाला होगा, चिंता मत करो। मैंने जैक्सन को सतर्क रहने को कहा है और उसे होशियारी से बात करने को भी बोला है। थैंक यू आज मॉल में जैक्सन का साथ देने के लिए, सुजैन ऋषभ से बोली। सुजैन, तुम ठीक तो हो ना, ऋषभ ने पूछा। कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? यह तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सुजैन ऋषभ के सवाल को समझ नहीं पाई। तुम ऐसे आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई जिसकी मॉल में हमने पिटाई की? ऋषभ ने सुजैन से पूछा। यह किस्सा बहुत लंबा है, फिर कभी बताऊंगी, सुजैन ने कहा। तो फिर एडम, ऋषभ अपनी बात आगे कहता, इससे पहले सुजैन ने उसको रोक दिया। एडम और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है, सुजैन ने अपनी बात पर जोर देते हुए ऋषभ से कहा। और इस जन्म में मेरे और उसके बीच कुछ भी होगा यह नामुमकिन है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ। ध्यान रखना, दोबारा नहीं कहूँगी, सुजैन की आवाज़ में गुस्सा था। मगर मैंने तो पहली बार ही पूछा, ऋषभ अपने आप को समझा पाता इससे पहले सुजैन ने फ़ोन कट कर दिया। सुजैन के फ़ोन रखने के बाद ऋषभ ने एडम को मैसेज किया। तुम आ रहे हो कि नहीं? तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। ऋषभ ने थोड़ी देर वेट किया मगर एडम का कोई रिप्लाई नहीं आया। ऋषभ ने सुजैन और आदित्य का फ़ोटो एडम को भेज दिया। आधे घंटे बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो ऋषभ ने अपनी घड़ी में टाइम चेक किया। इस समय रात के 10 बजे होंगे लंदन में। ऋषभ ने सोचा, इतनी जल्दी तो एडम सोता नहीं है। कहीं वह फिर से नाइट क्लब तो नहीं चला गया? ज़रूर वहाँ के शोर में उसे फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। ऋषभ ने फिर से मैसेज किया। तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता है भी कि नहीं? अभी भी जब एडम का कोई मैसेज नहीं आया तो ऋषभ ने बेचैन होकर एडम की सेक्रेटरी को फ़ोन किया। तुम्हें पता है कि एडम कहाँ है? सेक्रेटरी परेशान सुनाई दे रही थी। वह थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट चले गए, मुझसे जल्दी जल्दी फ़्लाइट की टिकट बुक करवाई और निकल गए। ऑफिस में क्या काम करना है यह भी नहीं बताया। मैं बहुत परेशान हूँ, सेक्रेटरी ने ऋषभ को बताया। दूसरी तरफ आदित्य को डांटने के बाद उर्वशी बहुत परेशान थी। वह अपने कमरे में तेज़ी से इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे के पसीने से पता चल रहा था कि वह भी डरी हुई थी। उसकी हर एक चाल नाकामयाब हो रही थी। वह कुछ भी करे, जिंदल परिवार हमेशा उस पर भारी पड़ता था।
उर्वशी को जिंदा रहने के लिए पैसों की कितनी ज़रूरत थी, यह उससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता था। मगर वह कितने भी हाथ पैर मार ले, अपने मकसद में वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने टॉनी को फ़ोन किया। टॉनी से बात करने में उसको डर लग रहा था, मगर उसे इस बात का ज़्यादा डर था कि अगर टॉनी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो आगे क्या होगा। उर्वशी यह सब सोच ही रही थी कि टॉनी ने उसका फ़ोन उठाया और कहा, मुझे तुम्हारा और कोई बहाना नहीं सुनना है। टॉनी की बात सुनते ही उर्वशी समझ गई कि टॉनी ने उर्वशी के पीछे अपने आदमी लगा कर रखे थे, जो उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। उर्वशी चाह कर भी कुछ भी कर ले, वह अपने आप को टॉनी की नज़रों से बचा नहीं पाई। मेरी बात सुनो, उसने टॉनी से कहा। इस बार हम विवान के बहुत करीब थे या दूर, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉनी ने कहा। विवान का डीएनए करवाने के लिए अभी भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा है, वह भी जल्दी ही हाथ में आ जाएगा, उर्वशी ने कहा। मेरा आदमी अभी भी एक्सपोज नहीं हुआ है, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, टॉनी ने कहा। बस थोड़ा समय और, मुझे बस एक मौका और चाहिए, उर्वशी ने कहा। मेरा आदमी यह काम कर लेगा, तुमने गलत आदमी को काम करने के लिए चुना है, टॉनी ने जवाब दिया। वह कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पाया है, ना तो वह बच्चे के पास तक पहुंच पाया और ना ही किसी भी तरह से जिंदल परिवार को धमका पाया। मेरे पास और भी तरीके हैं, उर्वशी ने टॉनी को समझाते हुए कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ उर्वशी ने टॉनी को एक लंबी सांस लेते सुना। वह समझ गई थी कि अब टॉनी उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। उर्वशी को डर था कि टॉनी फ़ोन कट कर देगा। मैं कुछ और सोचती हूँ, उर्वशी ने कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मगर उर्वशी समझ गई कि टॉनी अभी भी लाइन पर है। हाँ, मेरी माँ, उर्वशी ने एकदम से कुछ याद करते हुए कहा। मेरी असली माँ, अंजू, वह यह काम करने में हमारी मदद करेगी। वह अंतरा से बात भी करती है। तुम मुझ पर विश्वास करो चाहे ना करो, मगर मेरी माँ हमारी मदद कर सकती है। थोड़ी देर तक फ़ोन पर कोई जवाब नहीं आया। फिर टॉनी ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, कहते हुए टॉनी ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही उर्वशी समझ गई कि यह उसकी ज़िंदगी बचाने का एक आखिरी मौका था। वह सोफे पर बैठ गई और कमरे की छत की तरफ घूरने लगी। उर्वशी सोच रही थी कि उसने अपनी माँ का नाम तो ले लिया, मगर वह काम करवाएगी कैसे। जिस दलदल से वह बाहर निकल गई थी, वह वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती थी। जिस परिवार को वह अपना मानना ही नहीं चाहती थी, उनके पास उसको फिर से वापस जाना पड़ेगा। उसने फिर से अंतरा के बारे में सोचा। मुझे यह सब कुछ तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है, उर्वशी ने कहा। उर्वशी ने अपने फ़ोन पर अपनी माँ के नंबर को बहुत देर तक देखा। फ़ोन करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर फ़ोन को अपने पर्स में डाला और घर से निकल गई। रास्ते में उसने कुछ फल और नाश्ता खरीदा। गाड़ी चलाकर उर्वशी सीधे अपने पुराने घर पहुंच गई। दिन की धूप थोड़ी हल्की हो गई थी। मौसम में अब उतनी गर्मी नहीं रही। बारिश तो बंद हो गई थी, मगर हवा अभी भी ठंडी थी। उर्वशी ने उस मोहल्ले को देखा जहां उसका घर था। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। भारी कदमों से वह अपने घर की तरफ पहुंच गई और दरवाजे को खटखटाया। आ रही हूँ, ज़रा रुको, अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। वह अंजू थी, उर्वशी की माँ। उर्वशी ने अपने चेहरे को स्कार्फ से ढका हुआ था और आँखों पर काले सनग्लासेस लगाए हुए थे। उर्वशी का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसकी माँ भी उसको नहीं पहचान पा रही थी। अंजू सामने खड़ी हुई औरत को देखकर हैरान रह गई। थोड़ा डरते हुए उसने पूछा, आप कौन हैं? उर्वशी ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए कहा, यह मैं हूँ माँ। उर्वशी के चेहरे को देखकर अंजू उसको नहीं पहचान पाई, मगर आवाज़ सुनकर वह समझ गई कि वह उर्वशी ही थी। उर्वशी अंजू ने भारी आवाज़ में कहा, अरे यह तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कहते हुए अंजू की आंखों से आंसू निकल आए और उसने उर्वशी को अपने गले लगा लिया। उर्वशी को अंजू का यह प्यार और अपनापन ढकोसला लग रहा था, मगर अपना काम बनाने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। मुझे छोड़ो,
अपने आप को देखो माँ, उर्वशी ने बातें बनाते हुए कहा। तुम कितनी बूढ़ी हो गई हो और अभी तक यहीं रह रही हो। आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो। कहते हुए उर्वशी घर के अंदर आ गई। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि यह सब सामान यहीं छोड़ दो, उर्वशी ने घर में चारों तरफ देखते हुए कहा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा सामान नया खरीद कर दूंगी। उर्वशी ने अंजू का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चलने लगी। अंजू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो तुम आई हो और अभी से चलने की बातें कर रही हो। अंजू ने उर्वशी का हाथ खींचा और उसको सोफे पर बैठा दिया। सामने पड़ी हुई चेयर पर अंजू बैठते हुए बोली, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी मोनिका ने एक बेटे को जन्म दिया है। अभी तो बाबू इतना छोटा है कि मुझे उसकी देख रेख करनी पड़ती है। मैं मोनिका और बाबू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मोनिका और उसके बेटे की बात करते हुए अंजू का चेहरा खिल उठा था, मगर उर्वशी के लिए अब वह दोनों एक अड़चन बन चुके थे। उर्वशी अपनी नफरत छुपाते हुए बोली, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं बुआ बन गई हूँ, यह तो बहुत खुशी की बात है। उर्वशी ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम सब लोग चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो। उर्वशी अंजू से बात कर ही रही थी कि अंदर से आवाज़ आई, कौन है माँ, क्या उर्वशी आई है? आवाज़ सुनकर उर्वशी कमरे में चली गई। वहाँ पर उसने मोनिका को देखा। बेड पर एक छोटा सा बच्चा भी लेटा था। वह कुछ ही महीने का होगा। चारों तरफ उसके खिलौने बिखरे हुए थे। उर्वशी ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। आओ बेटा, अपनी बुआ के पास आओ। अगर मैं आज नहीं आती तो मैं अपने भतीजे से नहीं मिल पाती। कहते हुए उर्वशी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उर्वशी ने जैसे ही बच्चे को गोदी में उठाया, वैसे ही मोनिका उर्वशी के पास आ गई। उसने बच्चे को उर्वशी के हाथ से ले लिया। बच्चा अभी भी बहुत छोटा है और तुम्हें बहुत समय हो गया किसी छोटे बच्चे की देख रेख किए। लाओ, मैं इसे ले लेती हूँ, मोनिका ने कहा। उर्वशी समझ गई थी कि मोनिका को उस पर भरोसा नहीं था। इतने में अंजू कमरे में आ गई। वह दोनों औरतों के बीच में संधि करने की कोशिश करने लगी। अंजू ने कहा, कोई बात नहीं, परिवार आखिर परिवार ही होता है। उर्वशी हमें अपने घर ले जाने के लिए आई है। वह चाहती है कि हम उसके साथ कुछ दिन रहें। अंजू ने मोनिका को समझाया। वह छोटा सा बच्चा उर्वशी का चेहरा देखकर डर गया था। उसने भी रोना शुरू कर दिया। मोनिका अपने बेटे को चुप कराने में लग गई। उर्वशी लाए हुए फल और नाश्ता मोनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे पता है कि तुमने इस परिवार की बहुत देख रेख की है। जब मैं नहीं थी तब तुमने ही सबको संभाला था, मगर अब मैं बदल गई हूँ। मोनिका का चेहरा देखकर उर्वशी समझ गई कि वह उसकी एक भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। उर्वशी ने लाया हुआ सामान वहीं बेड पर रख दिया। मोनिका की बातें सुनकर उर्वशी के कलेजे में आग लग रही थी। उसको घर के सभी लोगों से नफरत थी। वह सिर्फ अपने काम की वजह से यहाँ आई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह मोनिका के गाल पर एक थप्पड़ लगाए, मगर उसने अपने आप को रोक के रखा। उर्वशी के दिमाग में टोनी की धमकी गूंजने लगी। उसको याद आ गया कि आदित्य भी उसका काम नहीं कर पाया था। उर्वशी ने मोनिका की तरफ देखा। मोनिका अभी अभी माँ बनी थी और उसका एक छोटा बेटा था। उर्वशी को उसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसको लगा मोनिका वह सीढ़ी बन सकती है जिससे वह अंतरा और विवान के करीब पहुंच सकती है। मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उर्वशी को मोनिका के ऊपर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इस समय वो गुस्से से काम नहीं ले सकती थी। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मगर खून तो आखिर खून ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार इंसान को अपने घर वालों का ही सहारा होता है और वही सहारा ढूंढने के लिए मैं तुम लोगों के पास चली आई। उर्वशी ने अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू गिराते हुए कहा। उर्वशी को देखकर अंजू का दिल पिघल गया। अंजू ने उर्वशी को अपने गले से लगा लिया। ठीक तो कह रही है बेचारी मेरी बेटी। उसने जेल में पता नहीं क्या क्या सहा है और आज उसे अपने किए पर शर्मिंदगी है। हम उसका परिवार हैं। अगर हम उसको एक और मौका नहीं देंगे तो वह कैसे सुधर पाएगी? अंजू ने कहा।
नहीं माँ, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, मोनिका ने अंजू से कहा। उर्वशी के साथ क्या हुआ है यह कौन नहीं जानता। मुझे अपने बच्चे की चिंता है, वह अभी बहुत छोटा है, किसी भी नई जगह पर वह एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम उर्वशी के साथ रहने के लिए जा सकते हैं, मोनिका ने समझाया। फिर उसने अंजू की तरफ देखते हुए कहा, आप उर्वशी के साथ रहने के लिए जा सकती हैं, मैं कुछ दिन के लिए मेरी किसी दोस्त को यहाँ बुला लूँगी, वह मेरी मदद कर देगी। उर्वशी बेड के किनारे पर बैठ गई और बोली, मोनिका ठीक कह रही है, छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम तो होती है और माँ को भी बराबर रेस्ट मिलना चाहिए। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं ऐसे ही उठकर चली आई, मुझे सब के बारे में सोचना चाहिए था, उर्वशी ने कहा। सामने कुछ कपड़ों का ढेर पड़ा था, उर्वशी ने उसको उठाकर समेटना शुरू कर दिया। मोनिका एकदम से उसको रोकते हुए बोली, यह तो गंदे कपड़े हैं, इनको धोना है। अरे हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, उर्वशी ने कहा। बहुत समय हो गया घर का काम किए हुए, मगर अब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ, लाओ मैं इनको धो देती हूँ, उर्वशी ने कहा और कमरे से बाहर वॉशिंग मशीन ढूंढने चली गई। मशीन की जब खरखराने की आवाज़ आई तब अंजू और मोनिका दोनों चौंक गए। माँ, आप जाकर देखिए क्या हुआ है, मोनिका ने अंजू से कहा। हो सकता है उसकी मशीन चलाना ना आता हो, आप उर्वशी से यहाँ पर रुकने के लिए कहिए, मोनिका ने कहा। अंतरा के बच्चे को हासिल करने के लिए उर्वशी को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था, अब कपड़े भी धोने पड़ेंगे, उर्वशी ने मन में सोचा। तभी वहाँ अंजू आ गई। उसने उर्वशी को रुकने को कहा तो उर्वशी झट से मान गई। वह रात उसने अंजू के घर में ही बिताई। साधारण सा घर, साधारण सा खाना और उसके साथ साथ उर्वशी को घर के काम भी करने पड़ रहे थे। उर्वशी को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, वह सब बेमन से कर रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तो टोनी उसको रिहा कर देगा। दूसरे दिन उर्वशी ने अंजू से कहा, माँ, मैं सोच रही हूँ कि घर के लिए थोड़ा सामान ले आऊँ, अगर मोनिका और बाबू मेरे साथ चलेंगे तो मैं उन दोनों के लिए भी कुछ खरीद लूँगी। मोनिका को उर्वशी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह उसके साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, मगर बार बार अंजू को मना करना उसको ठीक नहीं लगा। मोनिका मान गई। उर्वशी ने सोचा, यही मौका है मोनिका को विश्वास दिलाने का। घर से निकलते ही उर्वशी मोनिका और उसके बच्चे को पास के सुपरमार्केट ले गई। वहाँ से उसने बच्चे के लिए डायपर, कपड़े, दूध की बोतल, खिलौने और बहुत सारा सामान खरीद लिया। मोनिका ने उसको मना किया, मगर उर्वशी ने उसकी एक ना सुनी। फिर दुकानदार से बोली, इन मैडम के लिए कुछ अच्छा कॉस्मेटिक का सामान दिखाओ। दुकानदार समझ गया कि उर्वशी महंगा सामान खरीदने में इंटरेस्टेड है। उसने मोनिका को बहुत सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया। मोनिका के मना करने के बाद भी उर्वशी ने ज़बरदस्ती उसके लिए थोड़ा सा सामान खरीद दिया। सारा सामान बैग में भरकर उर्वशी वापस गाड़ी में आ गई। मोनिका और बच्चे को गाड़ी में बिठाते हुए वो बोली, चलो अब मैं तुमको घुमाने ले चलती हूँ। नहीं नहीं, अब हम लोग बहुत थक गए हैं, मोनिका ने कहा। तुम हम दोनों को घर छोड़ दो, बहुत दिनों बाद तुम बाहर निकली होगी, उर्वशी ने कहा। थोड़ा समय और बिता लो, कहते हुए उर्वशी ने गाड़ी मॉल की तरफ मोड़ दी। मॉल पहुंचते ही उसने मोनिका को बच्चों का प्ले एरिया दिखाया। मोनिका और उसका बच्चा प्ले एरिया को देखकर बहुत खुश हो गए। वहां पर तरह तरह के खिलौने और झूले लगे हुए थे, रंग बिरंगी दीवारें बहुत सुंदर लग रही थी। मोनिका का बच्चा यह सब देखकर हंस रहा था। मोनिका ने भी बहुत समय बाद ऐसा कुछ देखा था। यह जगह थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। ऊपर के फ्लोर पर एक नर्सरी भी है, वहाँ वह छोटे बच्चों को खेलने देते हैं। वहाँ की केयर टेकर बच्चों का ध्यान रखती है, उनका डायपर बदलना, ज़रूरत का ख्याल रखना, सब देखा जाता है। तब तक बच्चों की माँ को थोड़ा समय मिल जाता है रिलैक्स करने का। बच्चों की माँ के लिए स्पा और मसाज का भी इंतज़ाम है, उर्वशी ने मोनिका को बताया। चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। मोनिका को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर जब वह ऊपर नर्सरी में गई तो उसने देखा कि जो भी उर्वशी ने बताया था वह सब सच था। उर्वशी ने मोनिका को टिकट दिखाते हुए कहा, यह टिकट लो और अंदर चली जाओ। मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उर्वशी पर विश्वास करें या नहीं, मगर क्योंकि बच्चा मोनिका के पास ही था इसलिए उसने टिकट ले लिया।
मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगी, उर्वशी ने कहा। मोनिका टिकट लेकर अंदर चली गई। वहाँ की केयर टेकर ने मोनिका के बच्चे को ले लिया और मोनिका को कुछ समय अपने ऊपर व्यतीत करने के लिए मिल गया। बहुत समय बाद उसने मसाज करवाया था। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसका बच्चा भी उसकी आंखों के सामने ही था। केयर टेकर ने बच्चे का डायपर बदल दिया था और बच्चा सो गया था। जब मोनिका बच्चे को लेकर 1 घंटे बाद नर्सरी से बाहर आई तो उर्वशी वहीं बैठकर दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मोनिका के चेहरे पर खुशी की झलक देखकर उर्वशी ने कहा, अच्छा लगा ना? मोनिका ने हाँ में सर हिलाया। चलो अब घर चलते हैं। मोनिका और उसका बच्चा पीछे वाली सीट पर बैठे थे और उर्वशी गाड़ी चला रही थी। उर्वशी ने रियर व्यू मिरर में मोनिका को देखा। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो हम लोग यहाँ कल फिर आ सकते हैं, उर्वशी ने कहा। नहीं नहीं, रोज़ नहीं, एक दिन बहुत था, थैंक यू, मोनिका ने उर्वशी से कहा। उर्वशी समझ गई थी कि मोनिका के पास इतना पैसा नहीं था कि वह यह सब रोज़ कर सके। उर्वशी ने अपने पर्स में से नर्सरी का टिकट निकालते हुए मोनिका को दिया। यह पूरे 1 साल का पास है, तुम जब भी चाहे नर्सरी में बाबू के साथ जा सकती हो, उर्वशी बोली। मोनिका सोच में पड़ गई थी। क्या उर्वशी सही में बदल गई है? मोनिका ने अपने मन में सोचा। आज के दिन मोनिका के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग था। वह खुश थी। वह उर्वशी पर भरोसा कर सकती थी कि नहीं, यह तो उसे नहीं पता था। उसे लगा कि शायद उर्वशी सुधरना चाहती थी, मगर मोनिका इस बात से अनजान थी कि जब वह नर्सरी के अंदर थी तब उर्वशी क्या कर रही थी। जैसे ही मोनिका और उसका बच्चा नर्सरी के अंदर गए, उर्वशी ने आदित्य को फ़ोन लगाया। कहो कैसे हो तुम, उर्वशी ने आदित्य से कहा। उर्वशी को संदेह था कि आदित्य उसका फ़ोन उठाएगा भी कि नहीं, मगर जब आदित्य ने उसका फ़ोन उठा लिया तो उसने सोचा कि वह उससे नरमी से पेश आएगी। तुम्हारा और सुजैन का रिश्ता कैसा है, उर्वशी ने तुरंत पूछा। अभी तक तो ठीक है, आदित्य ने जवाब दिया। सुजैन से बात करके ऐसा लगा कि उसे मेरे ऊपर शक नहीं है। वेरी गुड, उर्वशी ने कहा। तो इसका मतलब तुम आगे का काम आसानी से कर सकते हो। कौन सा काम, आदित्य ने पूछा। वही जो तुमने अधूरा छोड़ दिया था, उर्वशी ने जवाब दिया। मैं अब और किसी भी झमेले में नहीं फंसना चाहता हूँ, आदित्य ने उर्वशी से कहा। झमेले में तो तुम फंस चुके हो, अब उससे निकलने के लिए तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा, उर्वशी आदित्य से बोली। सुजैन को फिर से उसी मॉल में बुलाओ। उसी मॉल में? आदित्य एकदम से चौंक गया। वहाँ तो मैं दोबारा कभी भी नहीं जाऊँगा। तुम्हें जाना पड़ेगा, उर्वशी ने आदित्य को ऑर्डर दिया। तुम्हें वह सब करना पड़ेगा जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ, और अगर नहीं करूँ तो, आदित्य ने भी उर्वशी को पलट के जवाब दिया। तो मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे बॉस मिस्टर जिंदल को बता दूंगी। मिस्टर जिंदल के साथ उनकी पूरी फैमिली है, मगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जिंदल परिवार बहुत ही शक्तिशाली है। वह तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हारा करियर ज़िंदगी भर के लिए तबाह कर देंगे। तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, उर्वशी ने आदित्य को डराते हुए कहा। आदित्य थोड़ी देर खामोश रहा। एक बार को तो वह उर्वशी की बातें सुनकर डर गया था, मगर उसने उर्वशी से पूछा, तो तुम पैसा देने के लिए तैयार हो? उर्वशी ने सोचा कि आदित्य उसके जाल में फंस रहा है। पैसा तो वह उसको नहीं देगी क्योंकि उसके पास खुद पैसे नहीं थे, मगर यह बात वो आदित्य को नहीं बताना चाहती थी। पैसे के लिए इस दुनिया में बहुत से लोग रोज़ मरते हैं, उर्वशी ने अपने मन में सोचा। एक और मर जाएगा तो क्या होगा? उसने आदित्य से कहा, हाँ तुम्हें पैसा मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो, अपना काम करो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। आदित्य सोच में पड़ गया। अगर उर्वशी सही में उसे 50 मिलियन यूरो देने के लिए तैयार थी तो वाकई आदित्य की ज़िंदगी बदल सकती थी। उसने उर्वशी से कहा, ठीक है, मैं सुजैन से बात करके देखता हूँ। उर्वशी के फ़ोन के बाद आदित्य ने सुजैन को फ़ोन मिला दिया। सुजैन ने आदित्य का नंबर फ़ोन पर देखा तो सतर्क हो गई। वह समझ गई थी कि आदित्य कोई नया प्लान बना रहा होगा। फ़ोन उठाते हुए सुजैन ने कहा, हेलो आदित्य, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आदित्य ने जवाब दिया। मैं अभी भी बहुत शर्मिंदा हूँ। रात गई बात गई, सुजैन ने जवाब दिया। और इस दिन तुम काम में फंस गए थे। अगर अर्जेंट नहीं होता तो तुम भी हमारे साथ मॉल में मज़े करते।
सुजैन ने आदित्य से कहा। वह बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आदित्य सुजैन से बोला। अगर अर्जेंट काम नहीं होता तो मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ता। सुजैन ने फ़ोन को स्पीकर पर डाला हुआ था। जैक्सन भी सुजैन के पास था। वह यह सारी बातें सुनकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सुजैन, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है, आदित्य ने सुजैन से कहा। ज़रूरी बात? ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है क्या? सुजैन ने आदित्य से गंभीरता से कहा। नहीं नहीं, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदित्य ने जवाब दिया। मैं सोच रहा था कि तुम्हें फिर से एक बार मॉल लेकर चलूं, मगर मैंने तो मॉल घूम लिया है, सुजैन ने जवाब दिया। मैंने बताया था ना विवान, और मैंने मॉल में बहुत मज़ा किया। हाँ, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हें फिर से लेकर चलूँ। ठीक है, अब तुम इतना ही बोल रहे हो तो चलते हैं, सुजैन ने कहा। मगर मैंने तो पूरा मॉल देख लिया है। मॉल में अभी भी ऐसी जगह हैं जो तुमने नहीं देखी हैं, मैं तुम्हें वह दिखा दूंगा। वैसे मैं भी यही सोच रही थी, मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, सुजैन ने आदित्य से कहा। वह काम भी कर लेंगे, आदित्य खुश हो गया। उसको लगा कि सुजैन आसानी से उसके चक्कर में फंस गई है। ठीक है, तो इस संडे को चलते हैं। ठीक है, मैं संडे को और कुछ प्लान नहीं करूँगी, सुजैन ने जवाब दिया। अच्छा, इस बार क्या वह तुम्हारा भाई? आदित्य ने सुजैन से कुछ बोलना चाहा। सुजैन ने हंसते हुए आदित्य की बात को बीच में ही रोक दिया और कहा, नहीं, इस बार वह नहीं आएगा। आदित्य की खुशी की कोई सीमा न थी। उसको लग रहा था कि इस बार सुजैन विवान को लेकर अकेले ही आ जाएगी और उसका काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस संडे को जिंदल हाउस से पिक कर लूँगा। मैं रेडी होकर अकेले गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, सुजैन ने जवाब दिया। क्या मतलब? आदित्य थोड़ा हैरान हुआ। तुम विवान को लेकर नहीं आओगी? विवान को क्यों लेकर आऊँगी? सुजैन ने जवाब दिया। तुम और मैं डेट पर जा रहे हैं, उसमें विवान का क्या काम? आदित्य की बोलती बंद हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सुजैन को क्या कहे। विवान का आना सुजैन से भी ज़्यादा ज़रूरी था।